हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी का कर रहे हैं, जो कि विभिन्न PCS एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और IAS में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्जाम्स के लिए और जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। जनरल में जैसे कि BSSC ग्रेजुएट लेवल एवं अन्य स्टेट में जो BPSC ये अन्य स्टेट में जो शिक्षक के एग्ज़ाम होते हैं या BPSC के थ्रू जो टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं, जहाँ सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए भी काफ़ी उपयोगी होंगे। और एसआई एग्ज़ाम्स या तो बिहार में या फिर अदर स्टेट में भी होते हैं और अदर स्टेट के PCS में भी, जैसे राजस्थान PCS, MP PCS, उत्तराखंड PCS, UP PCS, बिहार PCS, इन सब के लिए उपयोगी होंगे और जनरल के लिए भी उपयोगी होंगे। ठीक है, ये इंडियन पॉलिटी का PYQ कर रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती। ये गलत हो गया। संसद जो है भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। ये गलत हो गया। संसद जो है वो इसके अधिकारिता को विस्तारित कर सकती है उच्चतम न्यायालय की। ठीक है, पहला गलत। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि उच्चतम न्यायालय का प्रशासनिक व्यय संचित निधि भारत के संचित निधि पर और उच्च न्यायालय का ये जो व्यय होता है ये राज्यों की संचित निधि पर होता है, ना कि भारत की संचित निधि पर। संचित निधि पर तो होता है, लेकिन जो उच्चतम न्यायालय है इसका भारत की संचित निधि पर और उच्च न्यायालयों का राज्यों की संचित निधि पर होता है। तो ये भी गलत हो गया, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। तो डी आंसर हो जाएगा। न ही एक और न ही दो सही है, तो डी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन। संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय की संघ सूची के संबंध में अतिरिक्त अधिकारिता को विस्तारित कर सकती है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय की संघ सूची के संबंध में अतिरिक्त अधिकारिता को विस्तारित कर सकती है। अतः कथन एक गलत है। उच्चतम न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित है और उच्च न्यायालय का प्रशासनिक व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित है। इस प्रकार कथन दो भी गलत है। ठीक है, तो दोनों कथन गलत हो गया, तो डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, दो कथन दिए गए हैं, दोनों पे विचार करना है। न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। न्यायमूर्ति वी आर कृष्णा अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे, तो ये गलत है। मुख्य न्यायमूर्ति ये नहीं थे कभी। न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोक हित याचिका PIL के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं, तो ये सही है, दूसरा कथन सही है। न्यायमूर्ति वी आर कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोक हित याचिका PIL के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं, तो दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? केवल दूसरा सही होगा। ठीक है, केवल सेकंड सही होगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन। न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। वे भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे थे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे, वे भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे थे। न्यायमूर्ति PN भगवती एवं न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर जो थे लोकहित याचिका को प्रारंभ करने के लिए जाने जाते हैं। कौन कौन? PN भगवती और न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर जो थे लोकहित याचिका PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को प्रारंभ
करने के लिए जाने जाते हैं। ध्यान रखेंगे इसको, दोनों का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का स्रोत है, क्या है? तो न्यायिक व्याख्या है। ठीक है, न्यायिक व्याख्या। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का स्रोत है न्यायिक व्याख्या। बी आंसर हो जाएगा। समय समय पर न्यायालय जो है व्याख्या करती है, उसी के अनुसार ये मूल संरचना निर्धारित होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के बाद में न्यायमूर्ति सीकरी ने संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचे के सिद्धांत की व्याख्या की, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स के बाद में भी किया गया है। अतः स्पष्ट है कि उपयुक्त सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या होगा। ठीक है, न्यायालय जो व्याख्या देगी उसी के अनुसार निर्धारित होगा कि मूल संरचना में क्या आता है, बुनियादी ढांचे में क्या आता है। ध्यान रखेंगे इसको, ये न्यायालयों पर निर्भर करता है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है क्या? इसका आशय है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। यही होता है अभिलेख न्यायालय का मतलब। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। बी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इससे और अच्छे समझ आएगा। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। कौन सा? तो अनुच्छेद 129 जो है उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य है ऐसे न्यायालय के निर्णय और कार्यवाही लिखित होती हैं, उन्हें पूर्व निर्णय के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सुरक्षित रखा जाता है। और दूसरा क्या है? ऐसे न्यायालय को अपने अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति होती है। अतः अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। यद्यपि कि उपर्युक्त बी एवं सी दोनों सही उत्तर हैं, परंतु उत्तर प्रदेश आयोग ने बी को सही उत्तर माना था। ठीक है, बी और सी इनमें दोनों सही होगा, लेकिन आयोग ने बी को माना था। देखिए सी का है, इसे अपने अवमानना करने वाले को दंडित करने की शक्ति है, ये भी है। ठीक है, अभिलेख न्यायालय में ये भी है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। और इसके अंदर ये भी आता है कि इसे अपने अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। तो बी और सी दोनों हो सकता है, लेकिन आयोग ने बी को माना था आंसर। ठीक है, बी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो अभिलेख न्यायालय किसे माना जाता है? तो उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय दोनों को माना जाता है अभिलेख न्यायालय। ठीक है, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय को माना जाता है अभिलेख न्यायालय। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। व्याख्या देखिए, एक्सप्लेनेशन से और अच्छे से समझ आएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को तथा 215 के तहत उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का दर्जा प्रदान किया गया है तथा उन्हें अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित न्यायालय के सभी शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। यही सही है, ये आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। ऐसा कैसे कर सकता है? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से कर सकता है। ये आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। ऐसा कैसे कर सकता है? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से कर सकता है। ये आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। रिपीट होता है क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या आस्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। ठीक है, तो इस प्रकार सही विकल्प ए होगा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चौथी महिला जज हैं जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया है? तो वो थी जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा थी। निम्नलिखित में से कौन चौथी महिला जज हैं जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया है? तो वो थी जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा थी। सी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इससे और चीजें पता चलेंगी। प्रश्नकाल के दौरान उच्चतम न्यायालय में एकमात्र महिला न्यायाधीश जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा थी, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा अप्रैल 2010 में नियुक्ति प्रदान की गई थी। इससे पूर्व में पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थी। इनसे पूर्व जस्टिस फातिमा बीबी, जस्टिस सुजाता मनोहर तथा जस्टिस रूमा पाल भी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद को सुशोभित कर चुकी हैं। 13 सितंबर 2011 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं तथा वे सर्वोच्च न्यायालय की 5वीं महिला न्यायाधीश हैं। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय में पहली बार एक साथ 2 महिला न्यायाधीश थी उस समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। TDSAT के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है तो केवल सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है। TDSAT के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है केवल सुप्रीम कोर्ट में। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो न्यायिक पहल के द्वारा की गई थी। सी आंसर हो जाएगा। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो न्यायिक पहल द्वारा की गई थी। सी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन। भारत में 1980 के दशक के बाद सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर जनहित याचिकाओं की शुरुआत हुई, जिसके तहत नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या समूह जनहित के मामले में न्यायिक उपचार प्राप्त करने हेतु न्यायालय की शरण ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति PN भगवती एवं न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर न्यायालय में जनहित याचिकाओं को स्वीकार करने वाले पहले न्यायाधीशों में थे। ठीक है, PN भगवती और न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर न्यायालय में जनहित याचिकाओं को स्वीकार करने वाले पहले न्यायाधीशों में थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PIL है, क्या है PIL से मतलब? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये आंसर हो जाएगा। PIL का मतलब, PIL का पूर्ण रूप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका। जनहित याचिका उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय दोनों में प्रस्तुत की जा सकती है। ध्यान रखेंगे कि जनहित याचिका जो है उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय दोनों में प्रस्तुत की जा सकती हैं। ध्यान रखेंगे इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनहित याचिका PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? तो उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। ध्यान रखेंगे, डी आंसर हो जाएगा। लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश कौन है? तो USA है। लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश तो USA में शुरू हुआ था लोकहितवाद, पहले सी हो जाएगा। लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम USA अमेरिका से हुआ। भारत में लोकहितवाद की शुरुआत का श्रेय न्यायमूर्ति PN भगवती को जाता है। ध्यान रखेंगे, न्यायमूर्ति PN भगवती को जाता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है इनको। ठीक है। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है किससे? तो जनहित याचिका से संबंधित है। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है तो जनहित याचिका से बी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, भारत में जनहित याचिका जुडिशियल एक्टिविज्म जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि भारत में 1980 के दशक के बाद सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर जनहित याचिकाओं की शुरुआत हुई। 1980 के दशक के बाद सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर जनहित याचिकाओं की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई। वह न्यायालय है कौन सा? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय। सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई। वह न्यायालय है तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय। देखिए एक्सप्लेनेशन से अच्छे से पता चलेगा। 23 सितंबर 2003 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जे शाह ने अपने एक निर्णय में यह अभी निर्धारित किया कि लड़कियों के लिए सरकारी कॉलेज में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति हेतु किसी महिला को वरीयता देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 में वर्णित समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा ऐसा कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा है। डी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध किया गया है। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है? ठीक है, केंद्रीय अन्वेषण मतलब CBI के बारे में बोल रहा है, एक पिंजराबंद तोता है। तो किस मामले में? कोयला आवंटन घोटाले वाद में माना था। ठीक है, कोयला आवंटन घोटाला वाद में। डी आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने कोयला आवंटन घोटाला वाद की सुनवाई के दौरान CBI को पिंजराबंद तोता की संज्ञा दी थी। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, गवर्नर के संबंध में। ठीक है, राज्यपाल के संबंध में, गवर्नर के संबंध में, इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं।
संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था। ठीक है, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था। क्यों छोड़ दिया गया था? इसका तात्पर्य होता है कि एक दूसरा निर्वाचन, इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन। इसका निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। इस कथनों में से कौन सही है? ठीक है, तो इनमें सही है 1, 3 और 4। इन्हीं के वजह से छोड़ दिया गया था निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधान की मूल योजना को। ठीक है, कौन कौन सा? संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था। क्यों छोड़ दिया गया था? तो इसका तात्पर्य होता एक दूसरा निर्वाचन, और निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता, और राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था, इस वजह से। ठीक है, 1, 3 और 4 हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा। सी आंसर होगा 1, 3 और 4। देखिए क्या बोला गया था, व्याख्या से, एक्सप्लेनेशन से और अच्छे समझ आएगा। संविधान सभा में इस बात पर काफी बहस हुई कि राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो या निर्वाचित। कृष्णमाचारी, बीजी खेर, जीबी पंत जैसे नेता निर्वाचित राज्यपाल के पक्ष में थे, जबकि अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता नामित राज्यपाल के पक्ष में थे। अंततः देश की परिस्थितियां एवं आम सहमति के आधार पर नामित राज्यपाल का प्रावधान किया गया है और निर्वाचित प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया, क्योंकि अनावश्यक निर्वाचन व्यय बढ़ेगा, निर्वाचन के दुष्परिणामों से बचा जा सकेगा, और तीसरा है राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं द्वंद्व एवं संघर्ष को जन्म देंगी, और चौथा केंद्र का राज्यों पर प्रभावी नियंत्रण न हो सकेगा और अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का राज्यपाल मंत्री परिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। सही उत्तर का चयन करना है। राज्य का राज्यपाल मंत्री परिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। कब? तो विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए। ठीक है, विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए, तो ये सही है। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, तो ये भी सही है। और भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए, तो ये भी सही है। और विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए, तो ये भी सही है। उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए, उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए, तो इसके पास कोई परामर्शी ऐसी अधिकारिता नहीं होती है राज्यपाल के पास, वो राष्ट्रपति के पास होता है जो सुप्रीम कोर्ट से कोई परामर्श मांगता है। ये राज्यपाल के पास ऐसा नहीं होता है। तो 5वां गलत हो गया। तो सही कौन सा हो गया? 1, 2, 3, 4 हो गया। ठीक है, 1, 2, 3, 4 सही हो गया, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सही है। देखिए राज्यपाल के बारे में क्या क्या है, विवेकानुसार क्या क्या कार्य कर सकता है, संविधान के अनुसार क्या क्या विवेकाधिकार दिया गया है। देखिए इसको, राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित संदर्भों में अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है। क्या क्या? तो विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए, अल्पमत में आए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, किसी विधेयक पर अनुमति रोकने अथवा भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ उस विधेयक को आरक्षित करने के लिए, अनुच्छेद 200 में होता है ऐसा। और विधायिका द्वारा
विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए अनुच्छेद 200 का परंतुक में है। और इसके अतिरिक्त राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने तथा विधानसभा के समय पूर्व विघटन जैसे कुछ अन्य संदर्भों में भी वह अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है, तथापि उसे उच्च न्यायालय से परामर्श मांगने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। अतः विकल्प ए सही होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत है। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत रख सकता है। ठीक है, बी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। ध्यान रखेंगे, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। बी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे इसको। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्यपाल है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर की स्थिति बदल गई है, अब यूटी हो गया है। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र हो गया है पुनर्गठन करके। कब इसका पुनर्गठन किया गया जम्मू कश्मीर का? तो 31 अक्टूबर 2019 को इसको पुनर्गठन करके 2 यूटी में बदल दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर के पास तो अपनी विधानसभा है, लेकिन लद्दाख के पास नहीं है। और यहाँ के भी अगर जो प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाएंगे। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति, डी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। जम्मू एवं कश्मीर राज्य को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत भारत के अन्य राज्यों से अलग विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में वहाँ की कार्यपालिका के प्रधान का चुनाव भारत के राष्ट्रपति द्वारा न होकर जम्मू कश्मीर की विधानसभा द्वारा किया जाता था, किंतु इस विषमता को 1965 में समाप्त कर दिया गया। फलस्वरूप जम्मू कश्मीर के कार्यपालिका प्रमुख को सदर ए रियासत के स्थान पर राज्यपाल नाम से जाना जाने लगा तथा उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाने लगी। ये तब की स्थिति थी, लेकिन अब 31 अक्टूबर 2019 से अब जो 370 का प्रावधान था जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल राज्य, जो विशेष राज्य था, वो अब खत्म कर दिया गया और ये अब इसको संघ शासित प्रदेश बना दिया गया है, 2 राज्यों में 2 यूटी बना करके। ठीक है, तब स्थिति अब बदल गई है। तो वहाँ के भी जो उपराज्यपाल नियुक्त किए जाएंगे तो राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में किसी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए, जो भी तैयारी करते हो बच्चे, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो और भी सब्जेक्ट के आपके लिए लाया जा सके और आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।